इंतजार करिए, थोड़ा इंतजार करिए। शरद यादव, अरे हो जाएंगे, हम कहाँ दिक्कत है, कहते रहिए उन्हें, इन्हें बोलने दो। उपाध्यक्ष जी, जो सवाल इन्होंने राम गोपाल जी ने छेड़ा था, मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं। देश में 68 बरस का अनुभव हमारे साथ है। राष्ट्रपति के भाषण में सारे मुद्दों पे लोगों ने बोला है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। साइलेंस प्लीज। मुझे उसे दोहराना नहीं चाहता। कृषि पर है, शिक्षा पर है, हेल्थ पर है, उद्योग पर है, मेक इन इंडिया है, सब है। लेकिन मैं ये शुरू अपनी बात को करना चाहता हूं कि इस देश में बड़ी समस्या है आबादी की। इस विकट समस्या पर जब से इमरजेंसी में ये नसबंदी का कार्यक्रम चला है, तब से ये सवाल जो है वो कल्याण मंत्रालय कर दिया, हेल्थ मिनिस्टर ने। इस देश में चाहिए 32 करोड़ लोग, हो गए 125 करोड़। इस पर बहस का कोई, और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र कहीं है नहीं। इस देश की जमीन उतनी है, भूगोल उतना है, यानी हिंदुस्तान के पेड़ पौधे, प्रकृति, जानवर, कोई चीज नहीं है जो इंसान से तंग और तबाह होकर के, यानी गिद्ध जैसा पक्षी गायब हो गया पूरी तरह। गौरैया जो है वो तो हमारे जीवन के साथ लिपटी हुई थी, वो कहीं नहीं दिखती, वो कच्चे मकान में ही रहती थी। सीधी बात है कि इसके बाद जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में कहीं कोई जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं है। ये सब जरूरी चीजें आज के लिए नहीं, कल आने वाली जो औलादें हैं उनके लिए इतने संकट छोड़ के हम जा रहे हैं। और जिस पानी का जिक्र किया ये राम गोपाल जी ने, वो जो जिक्र है पानी का, इस देश में पानी के जितने नाम हैं, दुनिया में कहीं इतने पानी के नाम नहीं। इतनी भाषाएं, उनमें अलग अलग उनके नाम हैं। और पानी, और ऐसा एक तरह से हमको कई तरह से, सूरज भी बड़ी तादाद में हमको है, कई मौसम है, हवाएं हैं, पूर्वी है, पश्चिमी है, और भरपूर बरसात होती है, कभी कभी जरूर नहीं होती है। लेकिन मैं देश भर के इलाकों में घूम करके ये महसूस किया हूं, जो मेरा अध्ययन है किताबों का, उसको छोड़ करके मैंने हिंदुस्तान भर को घूमने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि जहां हिंदुस्तान ने, अंग्रेजों ने भी पानी का इंतजाम किया है, वो इलाका, उस इलाके की हर तरह हर चीज बेहतर हो गई। जिस गरीब आदमी का हम जिक्र करते हैं, आप चले जाइए पानी के इलाके में जहां सिंचाई होती है, वहां जो अंतिम आदमी है, जो लाचार और बेबस और गुर्बत में फंसा हुआ आदमी है, उसकी जिंदगी में कोई सरकार की सहायता नहीं चाहिए, अपने आप ऊंचे उड़ जाता है। अब ये वेस्टर्न यूपी है जहां गंग नहर थी, ये जो पंजाब है जहां भागरा नंगल डैम बना, ये जो हरियाणा है जहां हमारी बहुत रिश्तेदारियां हैं। ससुराल नहीं, पहले से भी रिश्तेदारी है। वहां जो है वो देवीलाल जी का इलाका भूड़ था, वो मालवा में अपने जानवर निकालने आते थे। सिर्फ भागरा के चलते हरियाणा, राजस्थान का अकेले गंगानगर का इलाका है,
कृषि मंत्री जी अच्छे तरह से जानते हैं कि गंगानगर के इलाके में जितनी फसल बनती है उतनी पूरे राजस्थान में नहीं बनती है। रेत थी, सोना उगल रहा है। देवीलाल जी का इलाका भी चौटाला वाला, चौटाला गांव जो है, वहां भी रेत और भूड़ थी, लेकिन वहां पानी पहुंचा है भाखड़ा का। और हरियाणा में जहां पानी नहीं पहुंचा है वहां का जिक्र अभी रामगोपाल जी ने किया कि वहां 250 किलोमीटर 250 फीट कितने नीचे पानी चला गया है। चले जाइए आप बिहार में, जो विक्रम का इलाका है जहां सोन नदी की वो है, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा यदि उत्पादन होता है तो उस इलाके में होता है। देश भर में चले जाइए और ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा जो है वो पानी पर होता है। इस देश में बदकिस्मती है कि हमारे संविधान बनाने वालों लोगों ने इसको कॉन्करेंट लिस्ट में भी ठीक से नहीं रखा। इसको सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए था, कॉन्करेंट लिस्ट में भी नहीं है। स्टेट का सब्जेक्ट है ये, जो सबसे बड़ी पूंजी है जिससे इस देश का रास्ता बनता है गरीबी और भूख का मिटने का। ये जितने भी प्रयास कर रहा है मेड इंडिया, सारी चीजें, मैं कहना चाहता हूं जी, जहां खेत हरा होगा, सदियों की रीत है, वहां का बाजार हरा होगा, और बाजार हरा होगा तो उद्योग और धंधे भी वहीं बनेंगे। भूखे नंगे में भी पूरे अमेरिका के कारखानों के यहां ले आओ तो बंद हो जाएंगे। जहां संपन्नता होगी वहीं तो सामान बिकेगा। हिंदुस्तान कंगाली और बेरोजगारी और भूख से भरा हुआ, अभी बेकारी पे बात कर रहे थे, इसमें बेकारी जिक्र है। हम इतने अजीब तरह के लोग हो गए कि सच पे जाने ही नहीं चाहते। यानी बेकारी किसमें है? जो भारतीय भाषाएं बच्चे पढ़ते हैं उनमें बेकारी है। जो भारतीय भाषाओं में, जो तमिल में, तेलुगु में, चाहे वो बंगाली में, चाहे वो गुजराती में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बेकार और बेरोजगार हैं। और वो सब तरह से जो सबसे ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं उनको लोग कहते हैं भाषा की मार से कि वो लोग जो है वो देश में उन्हें रोजगार भी नहीं है। जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं उनको रोजगार है। वो यदि मान लो कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो होटल में टाई लगा के बैठ जाएंगे, उनको रोजगार है। पहले गुरमुटिया मजदूर हुआ करते थे जो बाहर जाकर देश बना दिए। अब हमारे देश में आईटी गुरमुटिया हैं। ये चले जाइए गुड़गांव तरफ पर, चले जाइए नोएडा में, ये कितने भी जो है ये आईटी गुरमुटिया काम कर रहा है। वो अंग्रेजी जानते हैं, इसलिए दूसरे लोगों का जो बाहर से क्या कहते हैं धंधा है, व्यापार है, उसको सस्ते में ये मिल जाते हैं, इसलिए यहां कराते हैं। यानी भाषा के साथ रोजगार जुड़ गया। आजादी की किस तरह की विडंबना है ना। जो अपनी भाषा जाने वो लोग जो है इस देश में किसी तरह कोई रोजगार, 2 करोड़ रोजगार तक कहा था, 2 करोड़। आपने भारत भर से तो पूरी तरह से रोजगार पे मतलब है ना भारत सरकार में एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगा दी और कह रहे हैं 2 करोड़ कहां से दे देंगे आप 2 करोड़। जितना भी इसमें राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, मैं जरूर राष्ट्रपति जी की शान में कुछ नहीं कहना चाहता। इसमें सब कुछ वही लिखा है जो भाषण 6 महीने 8-9 महीने से हमारे मित्र दे रहे हैं, वही भाषण पूरी तरह से इसमें समावेश है। अब सो क्यों दोहरा है? ये जो गुलाम नबी आजाद जी हैं ना, बड़ी देर तक इसको दोहराया है। कितना दोहराया। और आपने जो है वो रामगोपाल कम बोलते हैं, लेकिन इनने भी काफी इसमें एक्सरसाइज किया। इसमें कुछ भी एक्सरसाइज करना जीरो है। ये जॉगिंग है, कदम ताल है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यानी जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। यानी इसमें सामाजिक विषमता का नाम नहीं है। थोड़ा सा पहले सारे लोगों के बयान में ये रामगोपाल जी ने थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन छोड़ दिया। डॉक्टर लोहिया होता, जयप्रकाश होता, पहले पुराने लोग होते यहां,
हिंदुस्तान में गरीबी का वास्ता सामाजिक विषमता से है। जात की ऊपर से नीचे तक लगा लो, जैसे जैसे बड़ी जात से लेकर छोटी छोटी जात होते जाएगी, गरीबी वैसे वैसे बढ़ते जाएगी। गरीबी और आर्थिक विपन्नता और गरीबी जो है वो दोनों का गहरा रिश्ता है। पहली बार भारत के राष्ट्रपति ने सामाजिक विषमता जिसके बगैर देश का कुछ नहीं हो सकता, 80% लोगों को आपने हजारों बरस से, सदियों से पढ़ाई लिखाई, विज्ञान, ज्ञान, यहां जितनी भी अदालतें हैं, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितनी मिनिस्ट्री है, मैं कहना नहीं चाहता झगड़ा हो जाएगा, जो मिनिस्ट्री बनी है, जो इस देश की ब्यूरोक्रेसी है, इस देश की जुडिशरी है, इस देश का मीडिया है, 11 करोड़ आदिवासियों में एक आदिवासी नहीं है जो इस गैलरी में बैठता हो। कैसे देश बन जाएगा ये? कैसे गरीबी दूर हो जाएगी? ये राष्ट्रपति का भाषण से क्या हो जाएगा? बहुत भाषण मैंने सुने यहां। देश सरका नहीं है, जनता के पुरुषार्थ से जितना सरक गया उतना सरक गया। आप सोचोगे साइकिल आ गई तो देश विकास हो जाएगा? साइकिल आई थी तो लोग बड़े भारी सोच रहे थे। कार आएगी तो देश बढ़ जाएगा। अब हर गरीब के जेब में तुमने सेल फोन डाल दिया, सेल फोन से गरीबी दूर हो जाएगी? विज्ञान की तरक्की का आप मुट्ठी भर लोग भोग करते और गरीब को जो है वो शोषण करते हैं। यह आर्थिक और सामाजिक विषमता एक साथ जुड़ा हुआ सवाल है। हजारों बरस से हमारे पुरखे इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बरस की बात नहीं है। यह सामाजिक विषमता ऐसा संकट है कि आपने जातियों को कह दिया कि यह बहादुर जाति है, जातियों को आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि ये बड़े बहादुर हैं, बड़े क्षत्रिय हैं, ये मार्शल हैं। ये आजकल हमारे लोग भी मार्शल कहने लगे। अरे 1000 साल से तुम सूद रहो, फालतू की बात कर रहे हो। मार्शल कितने हैं इस देश में? 2%। समझे नकवी साहब? जो लड़ाकू लड़ने वाले लोगों को हमारे धर्म ने, हमारे लोगों ने जो है ना जिम्मेदारी दी है, वो 2% लोग, आधी औरत निकाल दो, आधा बचा 3 हिस्से कर दो। और जब खैबर दर्रे से लोग चढ़ रहे थे तो नबी जी बोले थे कि 700 साल राज किए। राज उन्होंने नहीं किया, राज हमारे देश की जात व्यवस्था ने कराया। आधा फीसदी ने, 1/3 आदमी यदि पटना से चलेगा क्षत्रिय घोड़े से तो पक्की सड़क तो है नहीं। और अब्बा फैलाने में यहां आला उदल जैसी किताब है, ऐसी गप की धरती में कोई किताब नहीं है। ऐसा देश है अपना। एक बुंदेलखंड वाले लोग नाराज हो जाए। नहीं, नाराज हो जाए या ना, जो गड़बड़ है उस पर चोट नहीं करोगे। जैसे जात है, सब लोग लिपटे बैठे, हर आदमी कह रहा जात पात नहीं होना चाहिए, हर एक आदमी जात में घुसा हुआ है। अरे गलत आदमी भाई, जो जात छोड़ दिया वो जयप्रकाश हो गया, जो जात छोड़ दिया वो महात्मा गांधी हो गया, जो जात छोड़ दिया वो डॉक्टर लोहिया हो गया। जो जात छोड़ दिया, 1000 बरस में इंसान पैदा हुआ जिसका नाम है कबीर, महात्मा कबीर, जिसकी न जात है न धर्म है, जो एक बेबस मां का औलाद है, जिसका कौन और किस तरह से इलाज से वो आपके लहर तारा तालाब के बाजू में हटा है। क्या आदमी है जो सच ही सच बोलता है, उठता तो सच बोलता, सोता तो सच बोलता। ऐसा एक आदमी नहीं है, हर आदमी महापुरुष की भी जातियां हैं। आजकल लोगों ने, उनके जातियों ने उनके लगाना शुरू कर दिया, भगवान की भी है। मैं कह रहा हूं ऐसा दुष्समाज की भगवान को भी नहीं छोड़ा, एक कबीर ही बचा है। किसकी? अरे एक तरुण विजय जी, एक की नहीं सबकी ढूंढ ली लोगों ने, है ना। महापुरुषों की मूर्तियों के पास जाकर के सूंघ रहे हैं ये कौन जात का था, सूंघ रहे हैं, कुछ लोग चाट रहे हैं। ऐसी बला है ये जात, इसकी चिकनी नहीं कर रहा। राष्ट्रपति इसमें कुछ बोल ही नहीं रहे।
मैं कह रहा हूं कि देश का विकास वही हुआ है जो सबसे गरीब आदमी है, जिसकी जिंदगी बदली है, वो सिर्फ जो खेत में पानी से जहां जोड़ा है, आपने खेत को पानी से जोड़ा है। ये प्रधानमंत्री बोलते जरूर है, पता नहीं किसने समझाया था, लेकिन इसका कहीं 1000, ये त्यागी जी बोल रहे थे कल, यानी इरिगेशन में पानी में इन्होंने कितना बड़ा ऐसा एहसान किया है, 1000। अरे एक नाला भी नहीं बनेगा, एक नाला भी नहीं बनेगा। आपने वीरेंद्र कुमार जी चौधरी साहब, आप तो सब तरह से वहां चले गए, लेकिन किस संकट में खेल हो गया है। मेरी बात यदि सबसे ज्यादा लग रही होगी तो आपको ठीक लग रही होगी, सर छोटू राम इस देश में यदि उसको ठीक पकड़ के रखा होगा तो देश ये बढ़ता भी नहीं। जात के चलते होदे आया उनको, यानी सर छोटू राम बहुत बड़ा आदमी था, उसको इन लोगों ने जात के चलते हिकारत से, जट है, जाट है, गहू जाट, क्या बोलते थे, छोटू खां नाम रख दिया। जिन्ना का नाम रखा था मुसलमानों ने रहबर आजम, क्या कहते, कायदे आजम, और सर छोटू राम का आपके लाहौर में रहबरे आजम। यदि उसको कांग्रेस पार्टी के लोग पकड़े होते तो ये जट्टी हैं, जट मुसलमान, जट सिख और जाट मोना, इन्हीं के चलते ये धर्म बदल गया। हमारी जात है नहीं, आपका भागना देश टूटना नहीं है, मगर आपको रास आ गया, फायदा हुआ। बात तो ठीक कह रहे हैं, इनको भला करने के लिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं अध्यक्ष जी कि हिंदुस्तान में इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है जो खेती है, यानी गंगा और जमुना और दोआब का मैदान जो है वो दुनिया का जरखेज इलाका है। इस देश पे है क्या, आप बताइए। जो अभी गुलाम नबी आजाद जी ये जो बिल आया इसके बारे में बोल रहे थे, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के मेंबरों से अपील करना चाहता हूं, एक ही चीज तो है, आप बता दो आजादी के बाद कौन से उद्योग से आपने दुनिया में झंडे गाड़े, कौन सा उद्योग? एक आईटी है, और उसमें आईटी में सब गुरबटिया हैं, आईटी गुरबटिया है, मानता हूं कि उसमें थोड़ी बहुत तरक्की हुई। ऑटोमोबाइल आपका है ही नहीं, आपने हवा भरी है यहां। बाकी तो हिंदुस्तान में इस देश के किसान ने भूखों मर के, अंधेरे में, हर तरह की दिक्कत और तकलीफ से करके इस देश में किसी एक चीज में आत्मनिर्भर है तो वो फूड के मामले, भोजन के मामले में, जबकि आबादी 32 करोड़ से 125 करोड़ हो गई। उसी को कुचलने के लिए खड़े हो गया, उसी को कुचलना चाहते हैं। वो खेत में भी काम कर रहा है और वो फौज में भी काम कर रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि बॉर्डर पर रोज मर रहे हैं लोग, वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? वो खेत में काम करने वालों के बेटे ही हैं, वो सब वहां मर रहे हैं और यहां आप उनको कुचलना चाहते हैं। रोजी रोटी, उनका पेट सदियों से एक आदमी कह रहा था कांग्रेस पार्टी का कि यहां तो, या बीजेपी का कोई आदमी कह रहा था कि सब लोग खेती बेचना चाहते हैं। अरे दिल्ली के 150 दिल्ली के आसपास 100-150 किलोमीटर का इलाका है, यहां कोई बेचना चाहता होगा मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने देखा है कि जवान लोग तो बेचना चाहते हैं लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं बेचना चाहते। आप बताइए। उस जमीन में आपने क्या किया? अंग्रेज का कानून भी ऐसा बाधितकारी नहीं, इतना दबाई और बर्बादी का नहीं था। कहते अदालत नहीं जा सकते, परमिशन लेना पड़ेगा। 5 साल नहीं, परमानेंट दे देंगे, आप जमीन को परमानेंट दे देंगे। जरा दिमाग सरकार ने लगा दी कि अरे लैंड बैंक बना लो
तो इतना बेईमानी की है इंडस्ट्री लगाने वाले लोगों ने कि हर जिले में इंडस्ट्रियल इलाका बनाया, इंडस्ट्रियल जिले में हर एक में बनाया, SIDC हर एक जिले में। ये टेक्सटाइल सबसे बड़ा उद्योग था इंदौर में, कितनी मिलें थी, कानपुर में कितनी मिलें थी, आपके बंबई में, कलकत्ते में, जूट भी कम हो रही है, लेकिन कितनी थे, कितने इलाके शहर के, यहां श्री राम का ये जो दिल्ली है कितनी जगह थी। अरे इधर उधर निगाह लगा करके वोट, ये जो लैंड बैंक बनाने का काम तो करो। तुम्हें कोई किसान की जमीन लेना पड़ेगी। अभी आपने शहरों के चलते, विकास के चलते 23% जमीन खाली है। 23 जमीन जो है, 23 एकड़ जमीन जो है वो आपने ये जो कंक्रीट के जंगल खड़ा करने के लिए लगा लिए। और आपने जो है वो सबसे बड़ा एसेट है आपका, आप इसमें कह रहे हैं नदी जोड़ेंगे। अरे ये कल्पना है, इस देश के पास इतना पैसा नहीं है कि नदी जोड़ दो आप, बड़ी कठिन चीज है वो। इन्वायरमेंट को इधर उधर करने की चीज भी है वो। आप जो है वो इसको नदी जोड़ने का नहीं। इस देश में 7 लाख तालाब थे। हमारे देश के हजारों बरस में कभी कोई किसान ने आत्महत्या नहीं की। ये बाजार जब से आया तब से आत्महत्या, और मैं नहीं कह रहा कि बाजार रुक सकता है, बाजार रुक सकता है। हजारों बरस में कभी किसान ने कितने कुछ गड़बड़ी हो गई लेकिन उसने आत्महत्या नहीं की। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं बाजार जो है वो रुक सकता है, बाजार आएगा। बाजार से हाथ मिलाना पड़ेगा, मगर हाथ में अपनी जमीन पे ताकत ना हो। आप मिनरल भी उनको लिए, जो पूरा आदिवासी इलाका में सवेरे पूछा था होम मिनिस्टर से कि सारा ट्राइबल इलाका जिसमें सारे देश की आज की सबसे बड़ी संपत्ति है, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान का भील इलाका हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का गौड़ इलाका हो, चाहे वो उरांव इलाका हो, कौन इलाका है जिसमें संपत्ति और दौलत भरी नहीं है, जिसके लिए देश भर का और दुनिया भर का कारपेट दौड़ के आना चाहता। ये कोल जितना भी है वो यही है। जहां इस देश का जो काशीवासी जो सबसे आने, सबसे ईमानदार, सबसे ईमान वाला, जिसे कोई संपत्ति और संपदा की मोह नहीं, उसे तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया। वहां के जंगल टूटेंगे तो बचोगे नहीं, पहाड़ साथ छोड़ेगा तो बचोगे नहीं। नदियां वहीं से आती है। 80% लोगों की सारी हिमालय की नदियां जो है वो खतरे में। नमामि गंगे, क्या आपने नाम रखा है? नाम रखने से भजन हो सकता है, भजन हो सकता। नमामि नमामि, अरे अजीब बात है। अरे गंगा तो गंगा है, उसे कौन नाम देगा? हम मिट रही है वो नरोरा के बाद वो नाला हो गई है। और एक नदी जो है वो अकेले गंगा नहीं है, गंगा के साथ जमुना जमुना जुड़ी है, चंबल जुड़ी है, गंडक जुड़ी है, सरयू जुड़ी है, कावेरी अलग है, घाघरा जुड़ी है। हाँ, आपके यहाँ सोन नदी है, हाँ महानदी है। यानी इस देश में उपाध्यक्ष जी नदियों के जो नाम है, इतने खूबसूरत नाम दुनिया में कहीं नहीं है। कितनी नदियों के कितने खूबसूरत हमारे पुरखों ने नाम रखे थे। गंगा जो है वो 80 करोड़ लोगों को पानी देती है। पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा यूपी, पूरा बिहार, फिर चले जाइए आगे बंगाल, ये तबाह होगी। कल्पना करिए कि गंगा यदि खत्म हो गई तो क्या होगा इस देश का? ये देश बचेगा? यदि गंगा खत्म हो गई, गंगा मिट रही है। मैं वैसे नहीं कह रहा, गंगा मिट रही है। आपने कार्यक्रम में लिया लेकिन पाखंड कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, आरती उतार रहे हो। उसकी आरती उतारने से क्या गंगा का साफ हो जाएगी? है गलबाजी भाई। कह अरे तुम्हारे भगवान यदि अच्छे थे, 33 करोड़ भगवान है आपके, 3 की छाती पे एक भगवान है,
लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब, कोढ़ी, लंगे, धूले कहां सो रहा वो भगवान? अरे वो यरूशलेम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये लतखोरों का इलाका है। पता नहीं यहां कहां भगवान सो रहा। मेरे पास पहुंचाओ उसको, मतलब है ना, मैं कहूंगी तेरे हाथ जोड़ते भैया अमेरिका में पहुंच जा, बहुत कर रहा हो, यहां हमारा तो बहुत इलाज कर दिया तूने। अब गंगा को पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अरे गंगा नदी है, गंगा नदी है, नदी रहने दो, उसको बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। ठीक है, उसके किनारे जो कारखाने हैं, जो पोरी और भ्रष्टाचार हमारे यहाँ है, भ्रष्टाचार का तो ये है कि देश के कदम कदम पे आदमी लपकने को तैयार है, यानी मिट्टी खा जाए, गिट्टी खा जाए, यानी यहां आदमी मिल जाए उसको तो आदमी खा जाए आदमी। ऐसा बेहुदा देश हो गया। आप कह रहे इसमें क्या लाओ? लोकपाल। अरे लोकपाल बिठा लोगे, लोकपाल ही चोर में निकलेगा। मैं कह रहा हूं आपसे, फालतू माथा मार रहा हूं। अरे महात्मा बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति नहीं बन सकता, समाज अच्छा बनेगा तब व्यक्ति अच्छा बनेगा। आप देश में समाज अच्छा नहीं बनाना चाहते, देश में 1 लाख जात रखना चाहते हैं। आप कहते हो औरत की रक्षा करना है। ये राष्ट्रपति जो औरत की रक्षा का कह रहे हैं, औरत की तबाही किसने की है? ये समाज की सदियों की रीत रिवाज ने जात बनाई, और जो मां थी जात चलाना थी, इसलिए उसको गुलाम बना दिया। जात में देना इसलिए आपने महिला को गुलाम बना के खड़ा कर दिया, और अब उसकी रक्षा की बात कर रहे हैं। और जिस देश की मां गुलाम होती है, उस देश का यही हाल होता है जो हिंदुस्तान का हुआ है। जात के चलते तो महिला की दिक्कत है, जात के चलते तो महिला गुलाम है, जात के चलते तो भैया तबाह है। जात के चलते कौन कहता है कि गरीब आदमी, आप कह रहे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, गरीब आदमी क्यों? ये गरीब आदमी है जो बच्चियों को भ्रूण हत्या करवा रहा? कोई है दलित, कोई है आदिवासी, कोई है अति पिछड़ा नहीं, जो गरीब है वो नहीं करता। गरीबों में भी जो थोड़े बहुत हैसियत पा गए, उसमें बेटी पैदा होना उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, खेत बिकता है, कर्ज होता है। अब ये चीज नहीं करोगे तो कैसे खत्म हो? तुम्हारे नारे से हो जाएगा बेटी बचाओ। अरे बेटी तो जो पढ़े लिखे होशमंद लोग वो ही मार रहे हैं, वो पैदा नहीं होने दे रहे हैं। ये हरियाणा है, ये किसानों जातियों का था, लेकिन वहां चले जाओ सबसे ज्यादा रेशियो गड़बड़ हो गए। सबसे बुरा हाँ, बुरा इसलिए हाल है कि ये जो वहां 3-4 जो जाट गुजर रही रहते हैं, इनकी थोड़ी हैसियत दिल्ली के कारण बढ़ गई। गुजरात में कैसे ही चले जाओ, जो किसान या को जात के लोग अच्छे हुआ करते थे, उनके अंदर जो हैसियतदार हो गए, वो उनमें दहेज चल रहा। एक आदमी तो मैंने हमारे यहाँ जो था, वो हेलीकॉप्टर से बारात लेके आ रहा। अब इसको कोड़े मारना चाहिए, क्या करना चाहिए? एमपी हो गया वो, यानी अजीब बात है भाई। दो हाँ, एक उधर है, यहाँ है कि नहीं पता नहीं। तो मैं आपसे उपाध्यक्ष जी निवेदन करना चाहता हूं कि एक आबादी जिसका कोई जिक्र नहीं, एक पानी जिसका संकट इसका वास्ता है, हवा से इसका वास्ता है, पेड़ से इसका वास्ता है, पक्षी से इसका वास्ता है, इंसान से इसका वास्ता है, पल पल की सांस। आपने दिल्ली में ऐसा इंतजाम कर दिया, देश भर के जितने तरह के लुटेरे हैं वो सब आके यहाँ पहुंच गए, सब पहुंच गए। और वो लेख लिखते हैं, भाषण देते हैं, कैसे देश बनना है। अरे उल्लू के पट्टो, इनको तुम्हारे आर्टिकल से देश बनने वाला है? यानी खुद लूट रहे हो और आप मतलब यानी उल्लू जो है वो पढ़ा रहा, ना ज्ञान ना ध्यान। महात्मा जी ने कहा था कि हिंदुस्तान में यदि किसी आदमी के पास ईमान है तो जो स्कूल नहीं गया उसके पास है, जो स्कूल चला गया वो नहीं हाथ आएगा, वो खेत से भी गया और ईमान से भी गया। अब ये यहां देखो, दिन भर कोई बुनियादी बात नहीं लिख रहा, ना यहां की जा रही ना वहां की जा रही है। ये जो पानी है, जहां ले गए हो सर्वे करा लो,
कि जो अंतिम आदमी है दिहाड़ी मजदूर, उसकी मजदूरी कहां पड़ी है? आप चले जाओ पंजाब में, क्या मजदूरी उसकी, चले जाओ आपके हरियाणा में, उसकी मजदूरी क्या है। मेरे इलाके में, मालवा में, मेरे इलाके में है, मैंने बचपन में देखा है घर पे मजदूरों को रोते हुए। आज एक मजदूर नहीं मिलता, 11-12 रुपए में एक दिन का मजदूरी मिलती है, और वो भी 10 बार बुलाने पे मिलता है। जो मिस्त्री है उसको मिलता 30 रुपया। वहां किसने, कौन से आपके जितने भी भारत सरकार के, चाहे वो गुलाम नबी आजाद की सरकार रही हो, और चाहे आपकी, फालतू का काम है साहब। आपसे आप यानी गरीबी बढ़ाते हो और फिर गरीबी पे हवा फेरते हो, मत गरीब को, उसको सुधारने का काम करते हो। अरे भाई उसकी जिंदगी बनाओ, उसकी सवारो। जैसे वेस्ट इंडीज में चले जाओ, वो जो दलित है वो जट यानी जाटव कहलाता, उसे कोई मार दे वो उल्टा मारेगा। ये पंजाब में काशीराम लड़ गया, बादल साहब के पास में गया तो चले गए ये अभी अकाली दल के। मैं सेलम गया लेके राजीव गांधी जी से बात करके कि यहाँ चुनाव कराओ। मैंने उनको बुद्धि दी, उनको समझाया कि पंचायत का चुनाव कराओ, कॉर्पोरेशन का चुनाव कराओ, जितना चुनाव कराओगे उतनी जाति ऑपरेशन में जाएगी। सिर्फ ये जट उत्पद्रा कर रहे हैं। यहाँ चुनाव हुआ, बादल साहब कहा नहीं हम नहीं लड़ेंगे। हमने फिर काशीराम को बुलाया तो रामदसिया जो है वो चौधरियों ने कहा कि नहीं जाओगे वोट डालने। रामदसियों ने कहा नहीं, तू कौन होता भाई, कहाँ का चौधरी, हम जाएंगे वोट डालने। तो काशीराम जी को वहां मायावती शायद 12 मिले थे, 13 मिले थे। पंजाब में 9 सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी। शरद जी हाँ नहीं ठीक है, नहीं आपकी पूरा पार्टी टाइम खत्म, बाकी लोग भी। मैं समापन करता हूँ। दो स्पीकर्स, ठीक है बोलो। नहीं मेरे स्पीकर नहीं, ठीक है ठीक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक आबादी के बारे में बहस करो। आपको कोई हक नहीं है इस देश के पशु पक्षी जंगल जो बेजवान लोग हैं उनकी तबाही बचाओ। कितनी चीजें समाप्त हो गई है। रोज खबर आती है कि जो पैंथर है वो घुस गया, और ऐसे कार लोग हैं कि पैंथर को मारने में सबसे ज्यादा खेर बनाते हैं। शेर कहीं घुस जाए तो इनकी बड़ी, अरे तुम इतने हो गए, शेर खा भी जाए ना क्या फर्क पड़ रहा तुमको, तुमने उन्हें मार डाला, तुमको यदि मार रहा है तो क्या दिक्कत हो रही है। तो ये जो आपका आबादी, इससे एनवायरमेंट बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। फिर ये बाजार, इस बाजार के चलते हमने संस्कृति तहजीब तबद्दुम खाना पीना छोड़ दिया। आजकल बच्चे आते हैं अध्यक्ष जी, हमारे घर में बच्चे आते हैं तो छोटी सी बच्ची आती तो वो यानी घर में ढूंढती है चॉकलेट बनाओ, खुद खोल लेती है। फिर वो जो आपका कोका कोला पता नहीं क्या क्या चीज चली हुई, वो सोडा बॉटल में पता नहीं मिला करके दे देते हैं, वो पीते हैं। यानी भारत का जो भोजन है उससे अच्छा भोजन दुनिया में कहीं नहीं है। हम बहुत जगह खाए लेकिन अपना भोजन भी छोड़ रहे हैं, अपनी ड्रेस भी छोड़ रहे हैं, अपना घर भी छोड़ रहे हैं। यानी ऐसे जोकर बन गए इस देश में 20-22% लोग कि वो जो है वो देश में सोच रहे हैं कि मालिक हो गए, इस देश के मालिक हैं नहीं। ये तबाह और बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ देश खड़ा नहीं होता, यही बदकिस्मती है। और ये आपने लैंड एक्विजिशन लाया है, इससे आशा हमको बंधी है कि खेत से किसान की जान जुड़ी है, और जान जुड़ी है, इसको आपके यहाँ के लोग नहीं समझेंगे। बहुत से बीजेपी के लोग हैं जो मुझे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या है, किसी तरह रोकिए। हम तो रोकेंगे, हम ये खेती पर जो आपने हाथ डाला है वो आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है, ये याद रखना। हम जरूर इधर खड़े हो गए लेकिन आपने गलत जगह हाथ डाला है। आबादी और इस देश में यदि पूरा पैसा मेक इन इंडिया बनाना है, कुछ नहीं बना रहे, तो मैं आपको बताता हूं कि देश भर के खेतों में पानी ले जाने का काम करो। ये पानी का वाटर मैनेजमेंट का इंतजाम करो। देखो तुम्हारे यहाँ उद्योग धंधे लगते कि नहीं लगते, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लग जाएंगे। आप चले जाओ
जो सूखा इलाका जहां वहां कौन उद्योग लगाएगा? वहां लोग उद्योग लगाने जाएंगे सीमेंट बनाने के लिए, वहां जाएंगे कोयला निकालने के लिए, वहां कोई दूसरा रोजगार तो नहीं खोलेगा। यदि रोजगार दूसरा भी ले जाना है तो पानी का पूरी तरह से, पानी के जरिए, पानी के रास्ते से राजस्थान भी चमन बन सकता है। जो बंजर ऊसर 70-75% जो जमीन इस देश की है, 18% सिंचित है, 2/3 भोजन वहीं से आता है। 2/3 भोजन देश में जो जमा करते हैं, जिसके ऊपर भी बोल रहे थे लोग, ये गुलाम नबी जी बोल रहे थे कि उसका भी नाश करने पर उतारू हैं आप लोग। और शांता कुमार जैसा भला आदमी, सच्चा आदमी, यानी आपने उसका मतलब है ना सच्चाई ईमान जिंदगी भर का है, उसको लगा दिया इस काम में कि तू बर्बाद कर FCI को, बर्बाद कर किसानों को। यानी आपका आजकल का दौर ऐसा शुरू हुआ कि कोई अच्छा आदमी आप बचने नहीं दोगे अपने आप। मैंने देखा मुरली मनोहर जोशी आज बोल रहे थे कहीं, उनका मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में बयान सुना, बड़ा लंबा। बोल क्या रहे? कौन क्या बोल रहे जोशी जी? जोशी जी क्या बोलेंगे? जोशी जी है वो, जो है वो चुटैया बधी की बधी रह गई उनकी। वो खोलते ही नहीं, हमने कहा खोलो चुटैया, चाणक्य जैसी खोलो, छोटी खोलो और लड़ो। नहीं लड़ रहे। इसलिए एक बात जान लो कि ये जो किसान उस तरफ बैठे हैं वो हमारे दर्द को पहचान रहे हैं, उनका दर्द हमारा दर्द एक है, मेल खाता है। बोल नहीं सकते। और किसान अकेला नहीं है, लोहार है, बढ़ई है, कुम्हार है, कोयरी है, कुर्मी है। इसमें आपने जिक्र किया दस्तकारों का, जो आजादी की लड़ाई है उसमें PC सरकार की जो किताब है उसको पढ़ करके महात्मा गांधी ने कपड़े आधे पहन लिए थे। यानी इस देश में किसान के बाद यदि कोई सबसे बड़ी आबादी थी तो दस्तकारों की थी, उंगली की। कमाल ही इस देश में उंगलियों का था। 2/3 यूरोप हमारी उंगलियों और कमाल हमारे बाजार से। और आज भी हिंदुस्तान में यदि एक्सपोर्ट होता है तो आप कॉमर्स मिनिस्टर हैं, हैंडीक्राफ्ट जो है वो, हैंडीक्राफ्ट जो है वो पूरे सब चीज बर्बाद हो गई, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उसका खत्म नहीं होता। और हैंडलूम का भी, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट। और आजकल ये चाइल्ड लेबर वाले बनते हैं दुनिया में। मेरे जमाने में मेरे पास टेक्सटाइल था तो ये चाइल्ड लेबर वाले, मैंने कहा ए वहां बाहर कह दिया कि ये जो कालीन बच्चे बना रहे हैं। अरे मैंने कहा बच्चा नहीं बनाएगा तो बूढ़ा बनाएगा। ये कालून जो है, कपड़ा जो है वो बूढ़ा नहीं बनाता, बचपन से है। संगीत जो है वो बचपन में सीखा जाता है, यहाँ दस्तकारी बचपन में सीखी जाती है। इस देश में ये भी उपाध्यक्ष जी कोशिश करना चाहिए कि चाइल्ड लेबर कौन है और चाइल्ड लेबर कौन नहीं है। इस देश को चाइल्ड लेबर का, ये दस्तकारों का देश है, ये इसकी पूंजी है। और चीन ने यही किया कि अपने दस्तकारों को मरने नहीं दिया। भदोही को बर्बाद कर दिया ये। मैं वही कह रहा हूँ, लेबर के नाम मैं वही कह रहा हूँ, उस पर भी बहस एक बार होना चाहिए। तो इसलिए इसमें आबादी, पानी, देश को बनाना है तो पानी का रास्ता, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आप पानी पर ज्यादा पैसा, 1000 करोड़ रुपया, ऊंट के मुंह में जीरा तो बहुत बड़ा होता है, जीरा भी नहीं है। ये क्या कर रहे हो भाई? आप कह रहे सिंचाई पे ध्यान देंगे, हम इसमें लिख रहे हो, राष्ट्रपति से पढ़वा रहे हो। तो इसलिए उपाध्यक्ष जी आपने थोड़ा समय भी दे दिया। मैं इतनी बात कह करके, मैंने जो बात कही है वो हृदय से कही है, वो मैं दिल से अपोजिशन के नाते नहीं बोला, वो सबसे ज्यादा आपके लिए भी बोला। वीरेंद्र सिंह की जाके कह दो कि खेत पर हाथ डाला तो ये शेर के मुंह में हाथ डाला है। देखो अब क्या होना है क्या नहीं होना, आने का भविष्य आप और हमारे बीच में फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राष्ट्रपति जी के उसके आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शरद यादव।